स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, उसी को आगे ले जाते हुए आने वाले कुछ पार्ट्स में आई एम गोइंग टू कवर द कंप्लीट स्फीयर। ठीक, जो एनालिटिक ज्योमेट्री का पोर्शन है स्फीयर, जो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम फिनिश करेंगे आने वाले 2-3 पार्ट्स में। ठीक, उसके बाद देन वी विल मूव टू सिलेंडर, देन वी विल मूव टू कोन एंड देन वी विल फिनिश कोनिकॉइड्स। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, ये जो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ये एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं है हमें, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां जहां पर जो आपके 11th-12th के फंडामेंटल्स लग रहे होंगे वो मैं आपको वहीं पर रिवाइज कराता चलूंगा। ठीक, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक, द अक्टूबर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd ऑफ अक्टूबर। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 12 to 3 PM। अलग से प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी विद क्वेश्चंस, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो नीड टू परचेज एनी बुक। टेस्ट सीरीज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड क्योंकि अभी दशहरा सेल चल रही है, तो 25th ऑफ अक्टूबर तक, वैलिड टिल 25th ऑफ अक्टूबर, आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं एट 13,999, 18 मंथ्स वैलिडिटी, 15,999 30 मंथ्स एंड 17,999 42 मंथ्स वैलिडिटी। तो ये जो डिफरेंट वैलिडिटी वाले मॉड्यूल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है, इसको आप डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड 80 लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर मैथ से रिलेटेड या सिविल सर्विसेज में जीएस से और सीसैट, अगर प्रिपरेशन रिलेटेड या गाइडेंस रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन मेल मी एट दिस ID ankit.tiwari@studiiq.com। चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्फीयर। सबसे पहले एकदम बेसिक से, स्फीयर क्या होता है? अगर हम 11th-12th में पढ़े हैं मैथ्स, तो जो हमारा 2D ज्योमेट्री होता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें जो काम सर्कल या जो रोल सर्कल प्ले करता था, वही रोल जो है यहां पर आपका स्फीयर प्ले करता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज ए स्फीयर? स्फीयर इज नथिंग, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point is constant। ध्यान से देखना, ठीक है, एक ही बार में फिनिश होगा स्फीयर का बेसिक्स, और जो आने वाले 2-3 अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें पूरा ये टॉपिक खत्म करेंगे। उसके बाद अगर ये लेक्चर्स आप देख ले रहे, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करने का काम बच रहा है और कुछ भी नहीं। और वो PYQ प्रैक्टिस की भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो ध्यान से डेफिनेशन पे देखिए। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस क्या होता है? लोकस इज नथिंग बट अ पाथ, कि मेरा पॉइंट जो है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। इट इज फॉलोइंग अ पाथ सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। स्फीयर क्या है? एक पॉइंट का लोकस या एक पॉइंट का पाथ, वो किस तरीके से मूव कर रहा है। कंडीशन ये दी हुई है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को मैं कहता हूं सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्फीयर को डिफाइन करने के लिए मुझे यही दो चीजों की जरूरत होती है, एक सेंटर और एक होता है आपका रेडियस। अगर डायग्राम में बनाऊं, तो सपोज दिस इज माय फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। अब मेरा जो वेरिएबल पॉइंट है, कहां गया? हाँ, अब जो मेरा वेरिएबल पॉइंट है वो किस तरीके से मूव कर रहा है? वो इस तरीके से मूव कर रहा है। उतना अच्छा नहीं बना, रुकिए।
ठीक, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये मेरा पॉइंट जिसका मैं लोकस निकाल रहा था, कि उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कांस्टेंट रहे। सपोज ये पॉइंट यहां पर है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से ये अभी भी आर ही होगा। ठीक, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्फीयर। अगर मैं इस पाथ को कनेक्ट कर दूंगा तो ये क्या बन गया, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ स्फीयर। ये 3 डायमेंशन में होगा। ठीक, सर्कल की तरह ही दिख रहा है बट ये 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये जो आर है इसे ही कहा जाता है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है, सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके। आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, आपने नोट कर लिया तो अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये एक सर्कल होता, इफ दिस इज अ सर्कल एंड इसका सेंटर गिवन है ओरिजिन पे 0,0, भाई सर्कल है तो 2 ही एक्सिस होंगे, एक्स और वाई। ठीक, सर्कल है तो 2 ही एक्सिस होंगे, एक्स एंड वाई। तो 0,0 पे इसका सेंटर गिवन है और इसका रेडियस गिवन है आर। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं? क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं अगर सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है तो? बताओ, क्या हम लिख सकते हैं? यस, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही होता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब अगर ये इक्वेशन होती है सर्कल की, तो सपोज मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं, स्फीयर का सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है? आर। ठीक, ये क्या है मेरा? दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज अ स्फीयर जिसका ओरिजिन कहां पर है? 0,0,0। रेडियस क्या है? आर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? सेम ऐसे ही होती है, स्फीयर की जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर z माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। What is this? If I write, this is the equation of sphere. This is equation of sphere having center at origin. ठीक है, ये केस 1 है मेरा। This is the equation of a sphere having center at origin. देख लीजिए इसको। अब क्या करूंगा, अगर आर्बिट्ररी सेंटर हुआ, मान लो ओरिजिन नहीं हुआ, ठीक है, कोई और वैल्यू हुई, तब कैसे लिखेंगे इक्वेशन स्फीयर की? लिख लिए? चलो सेकंड केस देखते हैं। सिंपल है, ये है मेरा स्फीयर, इसका सेंटर कहां पे दिया हुआ है? अब इसका सेंटर दे दिया है, लेट्स टेक अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा। What is this alpha, beta, gamma? They are coordinates of center. ठीक, they are coordinates of the center। और रेडियस कितना गिवन है? r गिवन है। तो अब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द सर्कल which is not having center at origin। अब ओरिजिन पे सेंटर नहीं है, कुछ आर्बिट्ररी पॉइंट पे है सेंटर, तो इक्वेशन क्या होती है? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर z माइनस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। क्लियर है? एकदम बेसिक से शुरू किए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। जिनको आता है पहले से उनका एक रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, क्योंकि बेसिक से पढ़ोगे तो बिलीव मी, क्योंकि मैथ्स है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट एक बार सीख लिए, प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम में मार्क्स लूज नहीं होते। और एनालिटिक ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मार्क्स लूज करना इज अ क्राइम इन द पेपर। ये ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ स्फीयर को एक्सपैंड करूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2x अल्फा, वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2y बीटा,
माइनस है ना, एक्सपैंड करूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, फिर प्लस वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस जेड स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 2z गामा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस बनेगा। क्या हो रहा है, एक्स वाई और जेड में सेकेंड डिग्री का टर्म आ रहा है। ध्यान से देखना, किसी भी इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन कब बोलेंगे, यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर पे फोकस करो, इनका कोएफिशिएंट क्या है, 1। देखो सबका कोएफिशिएंट क्या है, इन सबका, इन सब का कोएफिशिएंट 1 है। जो स्फीयर की इक्वेशन होगी उसमें मैं हमेशा बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर 1 नहीं भी है तो सेम आनी चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि मैं डिवाइड करके फिर उन सबको 1 कर सकता हूं। तो इस फॉर्म में कुछ ना कुछ एक इक्वेशन बन रहा है, तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और एक चीज याद रखना, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर में जो भी फॉर्मूले डिराइव करूंगा मैं सेंटर के और रेडियस के, ठीक, आपको अगर किसी भी फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में नहीं भी दिया हो, तो पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। सिंपल होता है, बस एक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जो भी फॉर्मूले मैंने दिए हैं उस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर दो। चलो देखते हैं। जनरल फॉर्म होती है स्फीयर की इक्वेशन, एस इज फॉर स्फीयर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz, ठीक, प्लस d इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy एंड 2wz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है तो मैं डायरेक्ट मेंशन कर सकता हूं, क्या चीज, कि सेंटर इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाता है अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर आपका माइनस डी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एंड माइनस डी। ये कहां से आ गया भाई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कहां से आ गई, क्या चेक करके देखिए ये इक्वेशन कहां से आई है, क्या इसका डेरिवेशन चाहिए, देख लेते हैं डेरिवेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेटर होगा। इस वाले इक्वेशन को मैंने पकड़ा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को, और मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ये वाले फॉर्म में, ठीक, जो जनरल इक्वेशन था स्फीयर का। कैसे करेंगे इसको, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं इसमें आप लिख सकते हो, देखो d को उस तरफ शिफ्ट कर दो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz इज इक्वल्स टू माइनस डी। ये इधर हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux वाई स्क्वायर 2vy जेड स्क्वायर 2wz इज इक्वल्स टू माइनस डी, ठीक। अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, किस फॉर्म में, x माइनस समथिंग का स्क्वायर, ठीक, x माइनस समथिंग का स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस ux, ये लिखा जा सकता है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ vy प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस wz, ये 2 और z में कंफ्यूज मत होना, माइनस ऑफ d, ये बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब आप दोनों तरफ ऐड कर दीजिए क्या चीज, माइनस u का स्क्वायर
प्लस माइनस v का स्क्वायर प्लस माइनस w का स्क्वायर। यहां पर भी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस d प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर। ठीक, माइनस इसलिए लिखा हूं कि वो x माइनस यू वाला फॉर्म बन जाए मेरे लिए। दोनों तरफ मैंने इस टर्म को ऐड कर दिया, ये वाले टर्म को दोनों साइड में, माइनस डी पहले से था, ये सारे की सारी चीजें उसमें ऐड हो गई। अब अगर मैंने ऐड कर दिया तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ यू एक्स प्लस माइनस ऑफ यू का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वी वाई प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस डब्ल्यू जेड प्लस माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आ गई जनरल वाली फॉर्म, क्लियर दिख रहा है कौन सी फॉर्म आ गई, x माइनस ऑफ माइनस यू का होल स्क्वायर y माइनस ऑफ माइनस v का होल स्क्वायर z माइनस ऑफ माइनस w का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। बन गया जनरल फॉर्म, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा z माइनस गामा इक्वल टू समथिंग। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं तो सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर इज नथिंग बट माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। बस यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, यही दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, सेंटर माइनस यू वी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस आ गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यहां से देख लीजिए, यहां से मैंने शुरू किया था, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्फीयर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अगर इस फॉर्म में स्फीयर दे दिया है तो आंख बंद करके सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस। क्या ये चीज क्लियर है, स्क्रीन पॉज करके लिख लो अगर लिखना होगा तो। चलो आगे चलते हैं फिर। एक और होता है इक्वेशन लिखने का तरीका स्फीयर का, वो भी आपको सिखा देता हूं। देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वालिटी क्वेश्चंस, जो बेसिक से शुरू करेंगे और यूपीएससी लेवल तक सॉल्व करेंगे। एक और फॉर्म होती है स्फीयर की इक्वेशन लिखने की, कि सपोज दिस इज माय स्फीयर, मान लीजिए आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, पॉइंट P एंड Q को मैंने कनेक्ट कर दिया। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x2 y2 z2, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x1 y1 z1। ठीक, ये P और Q क्या है, P एंड Q इज पासिंग थ्रू सेंटर, दिस P एंड Q इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो P एंड Q क्या हुआ, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। व्हाट इज P एंड Q, P and Q are nothing but end points of diameter. They are nothing but end points of diameter. तो अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, ठीक, तो आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर डायरेक्ट लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। तो कई बार एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर भी दे देता है, तो अगर ऐसा आया तो इक्वेशन आप लिख लीजिएगा ये वाली। ठीक, हालांकि आप ये भी पढ़े हो कि भाई डिस्टेंस क्या होगा, OP रेडियस होगा और OQ भी रेडियस होगा। अगर ये सेंटर O है तो, अगर ये सेंटर O है तो भाई OP और OQ बराबर होगा। OP और OQ अगर बराबर है,
हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेंटर है मेरा वो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा? क्या ये फॉर्मूला हमें याद है 1:1 का रेशियो? देखो जो मैंने कहा था आपसे कि भाई जहां पर हम लोग को जरूरत पड़ेगी वहीं पे हम लोग कंसेप्ट सीख लेंगे। ठीक, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया? हाँ, यहीं पे लिख देते हैं। ये देखो, अगर मेरे लाइन को, ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q, इंटरसेक्शन फॉर्मूला आपको याद है। अगर कोई पॉइंट है R, अगर इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? M:n के रेशियो में। ठीक, M:n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो मैं R का, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। ठीक, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है डिवीजन का? R के कोऑर्डिनेट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? mx2, ये है x कोऑर्डिनेट, प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। याद है इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड का भी फॉर्मूला होता था? वहां पे m माइनस n करते थे, बट जहां जब जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी बेसिक्स की, वो हम वहीं पे रिवाइज करते चलेंगे। तो r का x कोऑर्डिनेट क्या आया? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा z कोऑर्डिनेट mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जो था मेरा, दिस इज माय इंटरसेक्शन फॉर्मूला, दिस इज माय इंटरसेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो अब अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता तो आप क्या करते? m को 1 और n को 1 कर देते। ये r क्या होता? मिड पॉइंट होता। अगर रेशियो 1:1 होता तो ये क्या होता? मिड पॉइंट कहलाता है ये। ठीक, एक बार नोट कर लो, वहां पर मैं डायरेक्ट सेंटर का इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा। एक बार पॉज करके लिख लिए। ये देखिए, अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2 और z1 प्लस z2 बाय 2। तो अगर दोनों एंड आपको दिए हैं डायमीटर के, ठीक है, अगर ये चीज गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख सकते हो इस फॉर्म में। ठीक, और अगर कोऑर्डिनेट पूछ दिया सेंटर का तो x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2 करके आप इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। ठीक, तो ये था आपका बेसिक्स स्फीयर का। अगर यहां तक हम समझ गए हैं तो ये पूरा का पूरा आपका बेसिक था। ठीक, अब इसी पे यूपीएससी कैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाती है वो देखना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। बट अगर स्टार्टिंग से शुरू करूं मैं, तो स्फीयर को कैसे डिफाइन किया था? लोकस ऑफ अ पॉइंट वो इस तरीके से मूव करता है कि फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर कहलाता है उससे उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। उसके बाद आपको बताया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो देन, अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो इक्वेशन क्या बनती है? ये जनरल फॉर्म क्या बनेगी इक्वेशन की? x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ये जनरल फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में आपको दे दिया है इक्वेशन, तो याद रखिएगा आप सेंटर और रेडियस डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आपको हमेशा ऐसे ही फॉर्म में क्वेश्चन देगा। ठीक, और ये नहीं पूछेगा सेंटर और रेडियस, पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। तो हर बार हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप इन फॉर्म को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका हमने प्रूफ देखा था। उसके बाद एक लास्ट में आपको बताया था इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म, याद रखना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिए, 1:1 पे डिवाइड करेगा सेंटर, उसको आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिख ली। ठीक, यहां तक हो गया, तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक, आगे चलने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अक्टूबर। ठीक, और क्योंकि दशहरा सेल चल रहा है तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक, तो उसी कोर्स के फीचर्स हैं कि अराउंड 600 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर होगा। ठीक, 6 मंथ्स का कोर्स होगा टोटल। उसके अलावा जो मैंने कहा था कि भाई क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, मैथ्स का एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो सीधा सीधा बुक से लिए हुए क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक, अगर डेटा चेंज भी कर दे तो वो कंसेप्ट जो होते हैं वो बुक में ही डायरेक्टली कवर किए हुए होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि लगभग एक टॉपिक पे आपके पास 2 से 3 स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है।
ठीक, टोटल टॉपिक मैथ्स में 13, तो 13 इंटू 2 भी कर दूँ तो 26 बुक्स। ठीक है, एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमें जीएस भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इन किताबों को खुद से मैनेज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर 26 किताबें ऑप्शनल के लिए पढ़ लेंगे तो जीएस कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, अब क्योंकि मैं तो सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं दे रहा हूं, आप दे रहे हैं, तो मेरे पास समय है, तो मैंने क्या किया, उन 26 किताबों में से, ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उन सबको लेकर मैंने एक शीट बनाई जिसमें आपको अराउंड 1500 प्लस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये नहीं सोचना कि सर किताब लेनी होगी नहीं लेनी होगी, नहीं भाई, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होगा। ठीक, कंसेप्ट्स बोर्ड पे समझाए जाएंगे, क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जाएंगे, इतना सॉल्व कर लीजिए, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ लास्ट 10 ईयर्स के सिविल सर्विसेज मेंस एंड लास्ट 5 ईयर्स के फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस, इनका सॉल्यूशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट। लाइव डिस्कशन तो क्लास में ही करेंगे टॉपिक वाइज, बट जो एक लमसम जो सॉल्यूशन है वो वीडियो फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फ्रॉम बेसिक्स। ये परेशान नहीं होना कि सर 11th-12th का भूल गए हैं, 11th-12th का भूल गए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां पर, जैसे अभी सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया, जहां जहां पर जो बेसिक की जरूरत आएगी उसको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पर। ठीक, फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी। क्यों जरूरी है फॉर्मूला शीट? फॉर्मूला शीट इसलिए जरूरी है कि एग्जाम के 1 वीक पहले रिवीजन कैसे करेंगे, एग्जाम के 1 दिन पहले रिवीजन कैसे करेंगे। आपके जीएस के पेपर जो होते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास दिन कितना बचता है? 5 दिन बचता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। क्यों? उसके बाद सैटरडे को लैंग्वेज पेपर होता है, संडे को ऑप्शनल पेपर होता है। तो उस कम टाइम में रिवीजन कैसे होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला शीट एंड शॉर्ट रिवीजन नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं कहूंगा कि यार रिवीजन नोट्स बना लेना, तो वो आपको नहीं समझ में आएगा कि सर कैसे बनाएंगे रिवीजन नोट्स। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है नोट्स का वो आपको बना के दिया जाएगा। आपका काम क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाएंगे उस नोट्स पे आप अपने अकॉर्डिंगली चीजों को ऐड कर देना। ठीक, आप जो है अपने अकॉर्डिंगली चीजों को उसमें ऐड कर दीजिएगा। डाउट क्लियरिंग वगैरह तो होगी। तो दिस इज द फीचर ऑफ द कोर्स। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज के भी फीचर्स यहाँ पर गिवन है। टोटल आपके 13 सेक्शनल टेस्ट हैं, क्योंकि 13 टॉपिक्स हैं, प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट। तो ये हो गया आपका टेस्ट का हिसाब किताब। जो मैंने कहा था कि भाई वैलिडिटी कब तक है, 25 अक्टूबर। किस चीज की वैलिडिटी? इस दशहरा सेल की। यू कैन सेव एक्स्ट्रा अमाउंट इफ यू एनरोल 18 मंथ्स वैलिडिटी 13,999। इस तरीके से वैलिडिटीज वाले अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, बट जो ये डिस्काउंट अवेलेबल है ये टिल 25 अक्टूबर तक के ही अवेलेबल है। विच कोड यू कैन यूज AT लाइफ स्टडी आई, क्योंकि किसी भी बैच में एनरोल कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज AT लाइफ। इसके अलावा देखो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कोर्स को डिजाइन किया है। अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट्स खुद से प्रिपेयर करते आए हैं, ठीक है, कि सर हमने बुक्स से 13-14 बुक्स प्रेफर की है, टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, या दूसरे कोचिंग से हमने क्लासेस ले ली हैं, हमें बेसिक्स तो क्लियर है, बट कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन को हमें इवैल्यूएट करना है और एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है, एक टाइम बाउंड मैनर में, तो यू कैन ज्वाइन आवर मेंस टेस्ट सीरीज। यू कैन ज्वाइन आवर मेंस टेस्ट सीरीज। ठीक, क्या फीचर्स है टेस्ट सीरीज के? जो मैंने बताया था कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पॉसिबल है। अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर या दिल्ली में रहते हैं तो स्टडी IQ के ऑफलाइन सेंटर पे जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है वो जरूरी होता है फील करना। ठीक, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर के पास रहते हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में टोटल 12 टेस्ट है, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक, डिस्कशन वगैरह थॉरोली होगा, सिनॉप्सिस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ जो वहां पर भी इंक्लूडेड था कि रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ लास्ट 10 ईयर्स ऑफ सिविल सर्विसेज मैथ्स PYQ एंड लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज PYQ, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स के थ्रू। अच्छा, 8 सेक्शनल टेस्ट। आपके मन में आ रहा होगा सर टॉपिक्स कैसे क्लब किए हैं? देखो, वो टॉपिक्स जो स्टूडेंट इजी लगता है जिन स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनको मैंने एक साथ क्लब कर दिया, और जो टफ टॉपिक्स हैं आपके उनको मैंने अलग अलग रखा है, ताकि एक स्टैंड अलोन टेस्ट दे पाओ आप उस पर। ठीक,
हर महीने 2 टेस्ट होंगे, अक्टूबर में 2, नवंबर में 2, दिसंबर में 2 टेस्ट एंड जनवरी में 2 टेस्ट। सिलेबस कैसे डिफाइन किया गया है? लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, इनको एक साथ कर दिए, ठीक। एनालिटिक ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, रियल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इजी टॉपिक्स को एक साथ रखा गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये वाले जो पोर्शंस होते हैं ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं, ठीक। कंपैरेटिवली इजी का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये जो टॉपिक्स हैं ये सेल्फ प्रिपरेशन से भी नहीं कंप्लीट होता है, इसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स एक स्टैंड अलोन टेस्ट होगा, ये सारे सेक्शनल टेस्ट 250 मार्क्स के होंगे, ठीक। ये सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट जो है वो 250 मार्क्स के होंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर 2, ये पेपर 1 का टॉपिक है, दिस इज पेपर 2, इसका भी एक स्टैंड अलोन टेस्ट। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, इन तीनों के आपको 250 मार्क्स के अलग अलग स्टैंड अलोन टेस्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम फेस करते हैं एस्पिरेंट्स। टफ नहीं है ये चीज, ठीक, बस अप्रोच थोड़ा डिफरेंट लगाना है, अप्रोच जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगाना है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अप्रोच अलग है और यहां पर आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर आपको बेसिक्स मतलब एंगल रिजॉल्व करना जरूरी है, सर्कल और ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। ये फ्लूइड डायनामिक्स समझने के लिए वेक्टर कैलकुलस आना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक्स देखो, अप्रोच सबकी अलग है हर एक टॉपिक की, अगर अप्रोच सीख लेंगे तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी आपको 5-6 महीना मैथ्स में, बट ये फिर ईल्ड करता है आपको। ईल्ड क्या मिलेगा मेंस में? 320 330 प्लस मार्क्स। दिस इज अबाउट द टेस्ट सीरीज, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। बाद में आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो प्रीलिम्स के बाद होते हैं, ठीक, देख लीजिएगा। इसके अलावा वन लास्ट कोर्स, अगर आप जीएस की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं अलॉन्ग विथ ऑप्शनल, तो यू कैन ज्वाइन आवर P2I बैच, P2I फाउंडेशन बैच 2। अलग अलग मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। सिल्वर 21999, 18 मंथ्स वैलिडिटी, 30 मंथ एंड 42 मंथ्स। क्योंकि दशहरा सेल चल रहा है तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट कब तक? 25 अक्टूबर। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कौन सा कोड यूज करना है? AT लाइफ। बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम 23 अक्टूबर, डेली 8 AM। अगर फीचर्स देखोगे तो जो जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए ही इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने में 4 घंटा लगता है कवर करने में, दैट्स वाई डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ठीक। आंसर राइटिंग स्किल्स जो होते हैं हम हमेशा उसे टालते रहते हैं कि पहले पढ़ लेंगे फिर आंसर लिखेंगे, वो चीज़ नहीं होती। प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होती, सिलेबस इनफाइनाइट है, क्योंकि सिलेबस इनफाइनाइट है, टाइम इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो डेली आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्किल एंड इट टेक्स टाइम टू डेवलप दैट स्किल। वीकली रिवीजन टेस्ट, लाइव क्लासेस तो रहेंगे ही, अलग अलग मॉड्यूल्स का अलग अलग है। जो बेसिक मॉड्यूल है 1000 प्लस आवर, जो सबसे लास्ट मॉड्यूल है उसमें 1500 प्लस आवर्स होंगे। प्रीलिम्स के लिए स्पेशल कोर्स, मेंस के लिए स्पेशल कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम। तो ये सारा का सारा एक फीचर है, एक बार चेक कर सकते हैं आप। तो ये हो गया मेरा कुछ कोर्स का इंफॉर्मेशन। मैंने स्टार्ट किया कहाँ से? स्फीयर से। बेसिक इक्वेशन स्फीयर की फिनिश हो गई है, मैंने कुछ कोर्स के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक से शुरू करेंगे एडवांस लेवल तक के। कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे बहुत आसान जो एग्जाम में नहीं आते हैं, बट उनका पर्पस क्या होगा? ताकि फॉर्मूले का थोड़ा फील आ जाए, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन, आपका काम क्या होगा? जैसे ही क्वेश्चन लिख लोगे स्क्रीन को पॉज कर देना, स्क्रीन को वहीं पे पॉज कर देना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्लास देखने से पहले। मैथ्स है, सिर्फ सुन के नहीं समझ में आएगा, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आइडिया नहीं होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है? स्क्रीन पॉज करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन प्ले करना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose सेंटर इज, सेंटर कहां पर है? सेंटर है आपका 2, -3, 4 पे, और रेडियस इज इक्वल टू 5। अब ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, स्क्रीन पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं x - 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर गिवन है,
y माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, यही होता है x माइनस 2 y माइनस ऑफ -3 z माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर एक्सपैंड कर दूं क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z इज इक्वल्स टू 25। ये आ गया। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z। अब देखो 4, 9 और 16 ऐड करो तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 16 कितना हो गया 29, 29 से ये वाला 25 माइनस हो गया इधर आकर, तो कितना बचा प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या यही वैल्यू आई थी? ठीक, क्या यही वैल्यू आई थी? अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक, कंसेप्ट यही होगा, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक, इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, जो शायद बेसिक्स पता होना चाहिए, कि अगर एक जनरल इक्वेशन दी है स्फीयर की, अगर स्फीयर की जनरल इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन दी हुई है। ये एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। कोई भी सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन स्फीयर को कब रिप्रेजेंट करेगी, कंडीशंस याद रखना बस, कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर शुड बी सेम। ये भी सवाल के थ्रू समझ में आएगा। मैं हर जगह 1 दिखा रहा हूं कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या है इनका कोएफिशिएंट 1, बट मैं क्या लिख रहा हूं कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर 1 नहीं भी हो तो, क्योंकि हम वो डिवाइड करके उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो सबसे पहली चीज कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की सेम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या रहता है, द सेकेंड कंडीशन इज देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, या एक्स जेड बोलो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। देखिए 2ux है, 2vy है और 2wz है। एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दीज आर द कंडीशंस। किसी भी सेकेंड डिग्री के इक्वेशन को मैं स्फीयर कब बोलूंगा, जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जब भी वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इजी इजी। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, अब जनरल फॉर्म में इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x नॉट यू माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल्स टू 11। ये गिवन है, आपको इक्वेशन दे दिया है स्फीयर का, आपको बताना है सेंटर और रेडियस क्या होगा। यू नीड टू टेल कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो इसको। कर लिए सॉल्व? देखो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 11 इक्वल टू 0। ये वाले फॉर्म में आ गया। अच्छा कंपेयर करो, कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz
प्लस डी इक्वल टू 0। 2-3 क्वेश्चन में ऐसे लिख के कंपेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना, यू की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू क्या होगी, और माइनस और प्लस साइन में, ठीक। तो देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो यू की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी बात करते हैं। 2u इज इक्वल्स टू -2 मीन्स u की वैल्यू आ गई -1, ठीक। इन दोनों को कंपेयर करो, 2v को किससे, 4 के बराबर, तो 2v इक्वल टू 4, तो v की वैल्यू आ गई 2, ठीक, v की वैल्यू इज 2। और क्या है, -6 को कंपेयर करो 2w से, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और d कितना है, d इज नथिंग बट -11। तो u, v और w और d, इन तीनों चारों की वैल्यू मुझे मिल गई। मेरे को इक्वेशन दिया हुआ था स्फीयर का, मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। अब अगर कर दिए तो डायरेक्ट लिख देते, सेंटर और रेडियस क्या होता था, सेंटर का फॉर्मूला क्या था, सेंटर इज -u - v - w, और रेडियस इज √of u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -d। आपकी uv w की वैल्यू कितनी है, uv और d बताओ तो, -1 2 -3, -1 2 -3, और d कितना था, -11। गुड। अब इसमें वैल्यू पुट करो, सेंटर कितना आएगा, सेंटर आ जाएगा आपका -1 मतलब 1, -2 और 3। क्या ये समझ में आया, u को कितना पुट किया, -1, v कितना हो गया था 2, तो यहां पर आ गया -2 एंड +3, ये हो गया। रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हालांकि ये -2 का स्क्वायर होगा, ठीक, माइनस नहीं प्लस है ना, ये लो, -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -11। डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि वैसे भी स्क्वायर वाला टर्म है, तो u, v और w में अगर नेगेटिव साइन है तो भी फर्क नहीं पड़ता। कितना आंसर आएगा, 1 + 4 + 9 + 11, कितना बन गया, 1 + 4 हो गया 5, और ये हो गया आपका √25, ये वैल्यू आ गई। √25 मतलब रेडियस इज 5 एंड सेंटर इज दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लेना अगर कुछ डाउट है तो। यहां से शुरू किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद u, v और w की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू निकाल लो, सेंटर और रेडियस आपको पता है क्या होता है, ठीक। तो ये हो गया, तो आगे चलें। चलिए अब एक थोड़ा सा हम लोग टफ क्वेश्चन बनाते हैं। आप बोलेंगे सर बड़ी इजी इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट बेटा फॉर्मूला समझने के लिए ना जरूरी है ये सब, क्योंकि फॉर्मूले से फेमिलियरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले से फेमिलियरिटी नहीं हुई तो फिर कहीं ना कहीं आप सिली मिस्टेक्स कर दोगे एग्जाम में। -u -v -w तो आपको पता है कि सेंटर होता है जनरल फॉर्म का, बट अगर उस पर 10 सवाल नहीं बनाओगे तो फिर क्या होगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं माइनस प्लस में फंस जाओगे और आंसर गलत आ जाएगा, और फिर यूपीएससी मार्क्स नहीं देगा, ठीक। तो चलिए अब एक थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं जिसके रिजल्ट को मैं याद रखूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको हम याद रखेंगे। कई बार प्रूफ में भी देता है क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसा है, द प्लेन ABC whose equation is क्या दे दिया है, x/a y/b z/c = 1, ठीक, मीट्स द एक्सिस, ये PYQ भी है, कई बार एग्जाम में आया है, मीट्स द एक्सिस OX OY OZ इन पॉइंट A, B, C, ठीक, रेस्पेक्टिवली
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर क्या दे दिया है, ओ ए बी सी, बेसिकली इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। और अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं है, हालांकि यूपीएससी क्वेश्चन में मेंशन होता है, नहीं है तो आप आंख बंद करके एज्यूम कर लीजिएगा कि ओ इज नथिंग बट ओरिजिन। अगर मेंशन नहीं है तो 95-96% केस में मेंशन होगा, बट अगर नहीं है मेंशन तो मान लेना भाई ओ इज नथिंग बट ओरिजिन। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, टेक योर टाइम, इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, फिर बात करते हैं। हो गया क्या, मैटर सॉल्व करूं इसको? चलिए अब यहां पर एक बेसिक भी चाहिए होगा मुझे पहले से कि ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, चलो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। अगर x y z एक्सिस, ठीक, देखो मेरा प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस ये क्या है, ओरिजिन ओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट कर रहा था, पॉइंट ए पे, ठीक। वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा था, पॉइंट बी पे, और जेड एक्सिस को कहां पे कट कर रहा था, पॉइंट सी पे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, दिस इज द गिवन प्लेन एबीसी, ये गिवन है मुझे, गिवन प्लेन एबीसी, जिसकी इक्वेशन क्या है, जिसकी इक्वेशन है x बाय ए, y बाय बी, z बाय सी इक्वल टू 1। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक। और आपको क्या करना है, आपको एक स्फीयर फाइंड करना है जो ओरिजिन ए बी और सी इन सारे पॉइंट से पास हो रहा हो। आपको जो है उस स्फीयर का इक्वेशन लिखना है जो ए बी सी पॉइंट से पास हो रहा है। अब देखो, क्या मैं ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं? ए का कोऑर्डिनेट कब निकलेगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा ओ एक्स वाली लाइन पे, मतलब y और z 0 है। अगर इस इक्वेशन में मैं, ठीक है, ये आपको मैं स्फीयर नहीं पढ़ा रहा हूं, ये प्लेन पढ़ा रहा हूं, पुटिंग y इक्वल टू z इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अगर y इक्वल टू z इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x बाय ए इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, a। अगर ये आ गया तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, स्मॉल a 0,0। क्यों? क्योंकि y और z को 0 ले लिया था, y और z को आपके सामने 0 ले लिया था। सेम चीज अगर उसमें मैं पुटिंग x इक्वल टू z इक्वल टू 0, क्यों? पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पॉइंट b का कोऑर्डिनेट कहां पे लाई करता है, देखो y एक्सिस पे। तो x और z को 0 कर देंगे, x और z को अगर 0 कर दिए तो क्या बचा, y बाय बी इक्वल टू 1, मीन्स y इक्वल टू बी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, b, 0, ठीक है, 0, b, 0। सिमिलरली इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, 0, c। क्यों? क्योंकि z एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये z एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। तो याद रखना, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है इस फॉर्म में, इस फॉर्म को कहा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो यहां पर जो भी आपका कोएफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, दे आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग दिस कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से मैं डायरेक्ट, एग्जाम में इतना नहीं डिराइव करना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि भैया ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मैं A00, 0B0 और 00C यूज कर लूं, ठीक। अब देखिए ये जो मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक, कि जो पास हो रहा है कहां से, ओरिजिन से, A, B और C से। तो क्वेश्चन अब चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है ये, इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। कौन से पॉइंट्स हैं, पहला है ओरिजिन 0, 0, 0, उसके बाद पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है A0, 0, देन पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0B0, एंड देन पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, C।
इन 4 पॉइंट से पास होने वाला स्फीयर, इसकी इक्वेशन क्या होगी? अब ये आपको फाइंड करना है। इन 4 पॉइंट में से जो मेरा स्फीयर पास हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं डायग्राम से समझूं, ठीक। तो यहां कहीं पर है ओरिजिन O, यहां कहीं पर है पॉइंट A, यहां कहीं पर है पॉइंट B, मुझे नहीं पता कहां है C, बट क्योंकि मेरा स्फीयर इन पॉइंट से पास हो रहा है तो ऑल दीज पॉइंट्स they will satisfy the equation of sphere। ये मेरे को पता है, ठीक, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्फीयर इन्हीं पॉइंट से पास हो रहा है, तो they will satisfy the equation of sphere। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कि आपको 4 या 3 पॉइंट्स दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि भाई इक्वेशन ऑफ स्फीयर बताइए, स्फीयर मेरा इन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया, इन 4 पॉइंट से स्फीयर पास हो रहा है, दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, कुछ नहीं पता तो स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम कर लो, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। देखना मेरा z और 2 सेम है तो कंफ्यूज मत होना, ये 2wz है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, कमेंट में मत लिखिएगा सर कि z और 2 में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, भाई राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, तो धीरे धीरे वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि धीरे धीरे मेरी राइटिंग सुधर जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये अगर राइटिंग सुधरेगी भी तो बहुत समय लगेगा, बट हाँ धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इसकी। तो देखिए पहला क्या हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन O, पॉइंट O से पास हो रहा है तो x को 0 कर दो, y को 0 कर दो, z को 0 कर दो, 2u0 2v0 2w0 प्लस d इक्वल टू 0। ये जो सारे टर्म्स हैं दे विल बिकम 0, तो यहां से एक रिलेशन क्या आ गया, d इक्वल टू 0। पहली चीज मिल गई मुझे कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट A, पॉइंट A से पास हो रहा है मतलब x की वैल्यू कितनी है, A, यहां पे है ना, कहीं पर हमने लिखा था पॉइंट A जिसमें x की वैल्यू A है और y और z की वैल्यू क्या है, 0 और 0, पुट कर दो यहां पर, x को A और y z को 0, इस इक्वेशन में क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2u(a) 0 स्क्वायर प्लस 0, क्यों, क्योंकि d की वैल्यू 0 आ चुकी है। 0 क्यों बोला, क्योंकि d की वैल्यू 0 आ गई, तो इक्वेशन क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2u(a) इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो u की वैल्यू क्या आएगी मेरी, u की वैल्यू आ जाएगी -a/2। दिस इज माय सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू कि d की वैल्यू आ गई 0 और u की वैल्यू आ गई -a/2 सॉल्व करने पे इसको, ठीक। क्या यहां तक क्लियर है? अगर कहीं डाउट आएगा तो कमेंट में लिख देना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपकी तो उसमें मैं उस डाउट को ले लूंगा। तो आ गया u की वैल्यू -a/2। अब पॉइंट C से पास होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट B, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 B 0, मतलब x और z 0 हो जाएगा, y की वैल्यू b होगी, तो क्या बचेगा यहां पर, b स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2, यही आएगा -b/2। और क्या आ गया लास्ट पॉइंट, पॉइंट C, यहां पर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल टू 0। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, -c/2, w की वैल्यू एंड में आ जाएगी आपकी -c/2, ठीक। तो ये देखिए u निकल गया, d निकल गया, w निकल गया, v निकल गया, 4 पॉइंट्स निकल गए। ये 4 पॉइंट्स मैंने क्यों फाइंड किए, ये 4 ही चीजें मैंने, पॉइंट्स नहीं, ये 4 अननोन्स क्यों फाइंड किए, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन है स्फीयर का, इस पे अननोन कितने हैं बताओ, u v w और d, ये आपके क्या हैं, दीज आर 4
4 अननोन्स, दीज आर नथिंग बट 4 अननोन्स। ठीक, तो ये 4 अननोन की वैल्यू थी मेरे पास, इसलिए मैंने 4 पॉइंट से पास किया और यू वी डब्ल्यू सबका वैल्यू निकाल लिया। अब अगर इक्वेशन में पुट करूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2, यू की वैल्यू कितनी थी -a/2 इंटू एक्स प्लस 2, v कितना था -b/2 इंटू वाई प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ -c/2 इंटू जेड प्लस 0 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया प्लस 0 इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि d की वैल्यू 0 है। अब सब कुछ कैंसल, ध्यान से इस रिजल्ट को याद भी रखना है, कोन में भी काम आएगा, सिलेंडर में भी काम आएगा और कोनिकॉइड्स में भी काम आएगा, पूरे के पूरे एनालिटिक ज्योमेट्री में ये हेल्प करेगा आपकी। ठीक, क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन ए बी एंड सी पॉइंट इज, लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -ax -by -cz इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ठीक, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, और ओरिजिन से भी पास हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -ax -by -cz इक्वल टू 0। एक बार इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करो, देखो स्क्रीन को पॉज करो और एक बार अपने पन्ने में पलटो कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे अप्रोच किया था। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फिर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आपको स्फीयर फाइंड करने बोलेगा पॉइंट्स देकर, तो आपको मिनिमम 4 अननोन्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 4 अननोन अगर फाइंड करना है तो 4 पॉइंट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। वैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा, क्योंकि वो आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। ठीक है, ओ ए बी सी वाला क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको मान लो 2 पॉइंट दे देगा, ठीक, और क्या बोलेगा कि सेंटर जो है वो किसी और लाइन से पास हो रहा है या किसी प्लेन से। ठीक, सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, देखते हैं आप में से कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर having its center on the line, 5y plus 2z, 5y plus 2z equal to 0 and 2x minus 3y equal to 0, and passing through the points कौन कौन से पॉइंट्स है 0 -2 -4 एंड 2 -1 -1, ये आपको गिवन है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए सवाल क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये गिवन है। यहां पर क्या क्या है, 4 अननोन्स है, कौन कौन से 1 2 3 4, मतलब 4 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब वो 4 इक्वेशन कहां से आएगा, 2 तो पॉइंट्स दे दिया और 2 ये बोल दिया कि इस लाइन से पास हो रहा है सेंटर। सेंटर किससे पास हो रहा है, इस लाइन से। सेंटर क्या है इसका, स्टैंडर्ड स्फीयर का सेंटर क्या है -u -v -w। ठीक, तो ये जो 2 पॉइंट है वो इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो जो मेरा सेंटर है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो लिखते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है 0 -2 -4। पहला है, मान लो नाम दे देते हैं
पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक, पॉइंट ए से पास हो रहा है स्फीयर। व्हाट इज पॉइंट ए? 0 -2 एंड -4, यही है ना? हाँ, 0 -2 -4 पुट करो यहाँ पर। 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2u0 2v -2 2w -4 प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिया आपके सामने। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा? 4 प्लस 16 माइनस 4v माइनस 8w प्लस d इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा फाइनली? ये माइनस उधर चला गया, -20 और सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4v 8w माइनस d इज इक्वल्स टू 20। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी होगा बट आपको सिर्फ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। 4v प्लस 8w माइनस d इक्वल्स टू 20। ये आ गया, पॉइंट ए से पास करा दिए। तो अब पासिंग थ्रू पॉइंट बी, अब जो है किससे पास करा रहे हैं? अब पास करा रहे हैं पॉइंट बी से। पॉइंट बी से पास कराओगे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे? 2 -1 एंड -1। देखो 2 -1 एंड -1, तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 इंटू यू इंटू 2 इंटू वी इंटू -1। देखो स्टेप वाइज लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। 2w -1 प्लस d इक्वल टू 0। कितना आ गया? 4 + 1 + 1 6 प्लस 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस d इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी एंड में? इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस d इक्वल टू -6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। 4 वेरिएबल से 4 इक्वेशंस बनेंगे। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगर यहां तक ठीक है तो अब क्या बोल रहा है? सेंटर पास कर रहा है इससे। सेंटर जो है मेरा वो पास कर रहा है इससे, तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा सेंटर। ठीक, क्या लिखा हुआ है? सेंटर इज पासिंग थ्रू, कौन कौन से लाइन से पास हो रहा है मेरा सेंटर? मेरा सेंटर पास हो रहा है 5y + 2z इक्वल टू 0, 5y + 2z इक्वल टू 0 और क्या है? 2x - 3y इक्वल टू 0, 2x - 3y इक्वल टू 0। ये हो गया। यहां से सेंटर को पास करा दीजिए। सेंटर क्या है मेरा? -u - v - w पुट करो। क्या बनेगा यहाँ पर? ये बन जाएगा -5v + 2 - w इक्वल टू 0। तो आपको v की वैल्यू मिल रही है क्या? v इज इक्वल्स टू, या w फाइंड कर लेते हैं। w इज इक्वल्स टू -5v/2। इक्वेशन नंबर 3, w की वैल्यू आ गई -5v/2। ठीक, सिमिलरली यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x इज इक्वल्स टू, x नहीं सॉरी, यहां पर u पुट करेंगे ना। यहां पे आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ -u -3 टाइम्स -v इक्वल टू 0। तो कितना आ गया u की वैल्यू? u की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3v/2। इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को आपको क्या करना है? 3 और 4 को आपको पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड w। अगला काम क्या है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड w इन इक्वेशन 1 एंड 2। इसके आगे नहीं सॉल्व कर रहा मैं, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। जब मैं u एंड w की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? सबकी सारी की सारी वैल्यूज लिख देता हूं मैं, आप चेक कर लीजिएगा, ये होमवर्क है।
u आएगा -3, v आएगा -2 और कितना है, w आ जाएगा 5 और d आता है आपका 12। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। u इज इक्वल्स टू -3, v इज इक्वल्स टू -2, w इज इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू 12। ठीक, तो इसको आप पुट करके स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये सवाल सॉल्व कराने का सिर्फ एक ही मकसद था कि याद रखना जरूरी नहीं कि 4 पॉइंट्स गिवन हो जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, ये ओ ए बी सी, यहां पर 4 पॉइंट्स गिवन थे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या किया, 2 पॉइंट तो गिवन कर दिया, पर जो बाकी के 2 पॉइंट्स थे उनके लिए उसने क्या किया, आपको 2 इक्वेशन दे दिए लाइन के कि भाई यहां से मेरा सेंटर पास हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके लिख लेना, जैसा भी है। आगे चलता हूं, एक और टाइप कवर करते हैं स्फीयर का। एक और टाइप स्फीयर का हम लोग कवर करते हैं। चलो एक और नया टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। ठीक, नया टाइप ये हो जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या कह रहा है, सेंटर एट हैविंग, सेंटर एट, सेंटर कहां पर है, सेंटर है 1 -2 3, 1, -2, 3 एंड टचिंग द प्लेन, एंड टचिंग द प्लेन। क्या है प्लेन की इक्वेशन, 6x - 3y 1 -2, 3 है ना, हाँ, 6x - 3y + 2z = 4। अब ये क्वेश्चन दे दिया है आपको, अब ये क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। सेंटर 1 -2, 3 पे है और इस प्लेन को टच कर रहा है। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं अगर, ठीक, तो ये क्या होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। सेंटर कहां पर है इस स्फीयर का, सेंटर है 1, -2, 3 पर। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और क्या कह रहा है, इट इज टचिंग द प्लेन। अब देखो, प्लेन को टच कर रहा है, इस प्लेन को, ये जो है मेरा प्लेन है। इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक, तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द प्लेन। ये प्लेन जो है इसको टच कर रहा है, किसको, इस स्फीयर को। तो देखो, इसके लिए मुझे एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि जब जहां पर जो बेसिक फॉर्मूले की जरूरत होगी वहीं पे सीखते जाएंगे। ठीक, तो अगर आपके पास एक प्लेन गिवन है, ठीक, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ax + by + cz + d = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब अगर मुझे एक पॉइंट दे दिया है, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। ठीक, तो इस पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज दिस, इट इज अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन। ये डिस्टेंस कितना होता है, एक फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए एक मॉड्यूलस लगा देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ax1 by1 cz1 + d होल डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक, तो मॉड ax1 + by1 cz1 + d, मॉडुलस लगा लो दोनों तरफ, √a² + b² + c²। ये हो गया। ठीक, अब देखो सेम चीज यहां पे लगाते हैं, क्योंकि ये प्लेन इसको टच कर रहा है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा, देखो प्लेन टच कर रहा है तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा।
और ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस d इज नथिंग बट d इज रेडियस, दिस डिस्टेंस d इज नथिंग बट रेडियस। तो मुझे क्या करना है, 0.1 माइनस 2,3 का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लो, आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। सेंटर पता है, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखना बहुत आसान है। ठीक, तो चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। पॉइंट क्या गिवन है, 1 माइनस 2 3, और प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है 6x माइनस 3y प्लस 2z, 6x माइनस 3y प्लस 2z, और क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 4 को इधर ले आओ, -4 हो जाएगा, प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो रेडियस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4 मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना आ गया, सॉल्व करने पे मॉड में 6 प्लस 6 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 36 9 और 4। ठीक, तो 9 प्लस 4 13, 36 में 13 जोड़ दिया 49, यहाँ पे तो आ गया 7, और ये कितना बन गया 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 18 में से 4 गया 14/7 मीन्स रेडियस आ गया 2। अब रेडियस आ गया 2, सेंटर गिवन है, ठीक, रेडियस आ गया 2 और सेंटर गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर यहीं पे लिख दूं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसको एक्सपैंड करके लिख लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। अब इसको एक्सपैंड करके लिख देंगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्टार्टिंग से देख लो, और नोट करना है तो नोट कर लीजिए, यहां से शुरू किए थे हम लोग क्वेश्चन को। स्क्रीन पॉज करके नोट करना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी है। ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है। मैं आपको पूरा एनालिटिक ज्योमेट्री, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, कोनिकॉइड्स डायरेक्ट पढ़ा देंगे, और जहां जहां पर प्लेन और स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स लग रहे होंगे, क्योंकि उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते, तो वो हम यहीं से कवर कर लेंगे। ठीक, ये फाइनल है, लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब एक ये सवाल बना के दिखाओ मुझे, एक ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ स्फीयर ऑफ रेडियस k, a sphere of radius k passes through origin, ठीक, passes through origin and meets the axis in a, b, c। ठीक, एक स्फीयर है रेडियस k का, अब रेडियस k गिवन है, passes through origin and meet the axis at this point। आगे क्या बोल रहा है, prove that, pt means prove that the centroid of the triangle, ABC lies on the sphere इक्वेशन क्या गिवन है, 9x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये 2 है, x² y² z² इज इक्वल्स टू 4k²। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, अभी तक तो बेसिक्स कर रहे थे। ठीक, स्फीयर ऑफ रेडियस k passes through origin and meet the axis in ABC। आपको प्रूफ करना है कि भाई सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल जो होगा ABC, वो एक स्फीयर पे लाई करेगा।
जो सेंट्रॉइड होगा वो इस स्फीयर पे लाई करेगा, 9x² + y² + z² = 4k²। चलिए आपको 1 मिनट देता हूं, एक बार ट्राई करो इसको, कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। x y z, ठीक। एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रहा है, a b c, ए बी सी, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल बना है मेरा ए बी सी, हम लोग ने अभी सॉल्व किया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लूं, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो a, 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स को 0, b, 0, और इसके कोऑर्डिनेट को 0, 0, c, और ये है मेरा ओरिजिन O, ठीक। ये गिवन है। अब एक बात बताइए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c, इन 4 पॉइंट से पास होने वाला जो मेरा स्फीयर है उसकी इक्वेशन क्या आएगी। हमने लिखा था एक क्वेश्चन में, क्या था उसका वैल्यू, x² + y² z² -ax -by -cz = 0। याद रखना, जब भी मेरा स्फीयर ओरिजिन से पास होगा, जो d वाला टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म d, वो हमेशा 0 हो जाता है, ठीक। इस चीज को नोट कर लीजिएगा अलग से, नोट बनाकर, ठीक। इस चीज को नोट बनाकर लिख लेना कि whenever स्फीयर is passing through origin, then value of d is always equal to 0। जब भी मेरा स्फीयर ओरिजिन से पास करेगा, d की वैल्यू हमेशा 0 आती है, ठीक। d की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही 0 आती है। अब देखो, ये तो आ गया यहां तक के कहानी, x² + y² + z²। अब यहां से अगर मैं लिखूं इस स्फीयर में सेंटर क्या आएगा इसका, इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा भाई, +2ux होता था, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 b/2 c/2। कैसे लिखे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म से देखकर लिख लिए, ठीक। और रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा a² / 4 b² / 4 c² / 4 √। ये हो जाएगा रेडियस, क्योंकि d की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो गया रेडियस। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, द स्फीयर ऑफ रेडियस k, ठीक है। स्फीयर में कांस्टेंट क्या दे दिया है, k की वैल्यू, तो ये k की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ मुझे, ये k की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस k इज नथिंग बट रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस अभी मैंने फाइंड किया था a² √a² / 4 b² / 4 और c² / 4 इसके बराबर है। तो ये कितना बन गया, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या ये एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये रिलेशन कि 4 × k² = a² + b² + c², ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, आपको किसका लोकस निकालना है, आपको निकालना है सेंट्रॉइड का लोकस, ठीक। क्या बोला है, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन दिस स्फीयर, ठीक। अब देखो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल क्या है, ABC,
ए बी और सी, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c। ठीक, हालांकि बेसिक्स है जो मैंने बताया था, सेंट्रॉइड अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, पर जहां पर यूज आएगा, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, आगे चल के टेट्राहेड्रन का भी क्वेश्चन करेंगे, उसके भी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे। कैसे डिराइव करते हैं ये देखो। ठीक, सेंट्रॉइड की कंडीशन क्या होती है कि ये वाले पॉइंट को मिड पॉइंट रहता है, 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। ठीक, अगर मैं इसको लिख दूं, जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी जो है वो बीसी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ तो। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 + 0/2, 0 + b/2, 0 + c/2, ये हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। ठीक, 0, b/2, c/2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हो, 0, b/2, c/2। ठीक, अब देखिए यही पे बात नहीं रुकी है। अब सेंट्रॉइड को कैसे डिफाइन करते हो, ये जो पॉइंट है G, इसको कहता हूं मैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो में डिवाइड करता है आपका 2:1 के रेशियो में। ठीक, 2:1 के रेशियो में। तो आपका G के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, G के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो वो रहता है a/3, b/3 और c/3, a/3, b/3 और c/3। एक्चुअल में अगर मुझे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला चाहिए, ठीक, अगर मुझे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला चाहिए तो याद रखना, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स होता है x1, x2 + x3/3, y1, y2 + y3/3 और z1, z2 + z3/3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आपको मैं डेरिवेशन भी बता दिया हूं। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये याद रखिएगा। इस केस में कितना आया था सेंट्रॉइड, अगर पुट कर दूंगा तो a/3, b/3, c/3। अब ये a/3, b/3, c/3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। मैं क्या करता हूं, ठीक है, लेट अस एज्यूम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एज x1, y1, z1। ठीक, जो ABC ट्रायंगल था उसका सेंट्रॉइड मैंने मान लिया x1, y1, z1। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 इज नथिंग बट a/3, y1 इज नथिंग बट b/3 और z1 इज नथिंग बट c/3। ठीक, ये तीन वैल्यूज हो गई। अब क्या करूंगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स x1, b की वैल्यू 3 टाइम्स y1 और c की वैल्यू 3 टाइम्स z1। ये मिल गया मुझे, 3x1, 3y1 और 3z1। अब जब अगर ये मिल गया तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूं, ABC की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, 4k² = 3x1 का स्क्वायर, 3y1 का स्क्वायर, 3z1 का स्क्वायर। ठीक, 3x1, 3y1 और 3z1 का स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4k² = 9x1², y1², z1²। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। फॉर फाइंडिंग लोकस ऑफ सेंट्रॉइड मैं क्या करूंगा, x1 को रिप्लेस कर दो x से, y1 को y से, z1 को z से। आपको पता है लोकस में क्या करते हैं, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, PQR, HKL, कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, x1, y1, z1, और फिर एंड में उन पॉइंट को रिप्लेस कर देता हूं मैं x, y और z से। तो फाइनल रिलेशन क्या आ गया, 4k² =
9x² प्लस y² प्लस z². दिस इज नथिंग बट, व्हाट इज दिस? समझ में आ रहा है क्या है ये? 4/9 k². दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर. यही आपको प्रूफ करना था. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर. और इस स्फीयर का सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे. ठीक है. रेडियस कितना है? रेडियस है आपका 2/3k. ठीक. तो 2/3k हो गया आपका रेडियस, और इन्होंने ओरिजिन पे आपका क्या दे दिया है? सेंटर. तो ये हो गया वाला क्वेश्चन प्रूफ. देख लो एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं एकदम स्टार्टिंग से. ये क्वेश्चन था मेरा. A sphere of radius k passes through the origin, meets the axis in ABC. Prove that the centroid of the triangle ABC lies on the sphere. ठीक. क्या किया? पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर यहां तक भी आपको फाइंड करना पड़ेगा एग्जाम में. ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, इसलिए मुझे पता है ये वैल्यू. सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया. रेडियस है k² के बराबर. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन 1 आ गया. अब क्या बोला है? सेंट्रॉइड का लोकस. तो ट्रायंगल क्या है? ABC. तो सेंट्रॉइड की वैल्यू कितनी आ गई थी? A/3, B/3 एंड C/3. अब क्या किया? सेंट्रॉइड को x1, y1, z1 मान लिया. ABC की वैल्यू मिली, इक्वेशन 1 में पुट किया. सारा का सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आई एम गेटिंग व्हाट इज आस्क्ड. जो भी पूछा गया था वो हमने फाइंड कर लिया. ठीक. चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे ही. एक और सवाल बनाते हैं इजी सा. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसको भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर having 2, -3, 4 and -5, 6, -7 as end points of डायमीटर. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है. इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको फाइंड करना है जिसमें 2, -3, 4, -5, 6 एंड -7 दे आर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर. दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर. बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा. पॉज करके स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ. हिंट दूं? हिंट क्या होगा भाई? ये एक स्फीयर है, ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है. कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, 4 और क्या है -5, 6, 7. ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स. तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूं मैं. x - x1 x माइनस ऑफ x2 प्लस y माइनस ऑफ -3 इंटू y -6 प्लस z -4 इंटू z माइनस ऑफ -7 इज इक्वल्स टू 0. यही होता है डायरेक्ट फॉर्मूला. x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 z - z1 z - z2. तो क्या आ जाएगा यहां पर अगर लिखूं तो x - 2 इंटू x + 5 प्लस y + 3 इंटू y - 6 प्लस z - 4 इंटू z + 7 दिस इज इक्वल टू 0. ये आ गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर. मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर दो, क्या आ जाएगा x² - 10x + 3. ठीक, यही हो जाएगा. नहीं सॉरी, क्या लिख दिया मैंने. इसको एक्सपैंड करेंगे क्या आएगा वैल्यू?
ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस 28 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आई एंड में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 3z। अब देखो -10 और -18 कितना हो गया? -28 और -28 -56 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट्स गिवन था। ठीक, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन थे, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर मैंने फाइंड कर लिया। सेंटर पूछे, अगर इसका सेंटर पूछे तो क्या लिखोगे? सेंटर क्या हो जाएगा? -3/2 प्लस 3/2, सॉरी साइन चेंज कर देते हैं, तो -3/2 हो गया प्लस 3/2 हो गया और -3/2 हो गया। और सिमिलरली आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो इसको देख लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं ऐसे ही। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहीं पे सीख लेते हैं, एक और कंसेप्ट यहीं पे सीख लेते हैं। सपोज इक्वेशन ऑफ स्फीयर गिवन है, ये गिवन है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसका सेंटर क्या होगा? -u माइनस v माइनस w, और रेडियस कितना होगा? ये हो जाएगा। सपोज अगर मैं ये मान लूं d इज ग्रेटर देन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक, कि जो d की वैल्यू है, मान लीजिए u v w को मैंने ले लिया 1 1 और 1, और ये हो गया आपका, अगर मैंने u v w को 1 1 1 ले लिया, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर -10। d को अगर मैंने -10 ले लिया, ये वाली केस, तो रेडियस क्या आ जाता है? इन दैट केस रेडियस हो जाएगा इमेजिनरी। क्या इमेजिनरी रेडियस पॉसिबल है? नहीं। तो उस सर्कल को आप क्या बोलेंगे, या उस स्फीयर को? कौन सा स्फीयर जिसका रेडियस इमेजिनरी आ रहा है? रेडियस इमेजिनरी क्यों आ रहा है? क्योंकि d की वैल्यू u v w स्क्वायर के एडिशन से ज्यादा है, तो उस स्फीयर को कहा जाता है वर्चुअल स्फीयर। ठीक, वर्चुअल स्फीयर या और स्यूडोस्फीयर। एक ये चीज याद रखिएगा, अगर रेडियस इमेजिनरी आ गया तो मेरा जो स्फीयर है वो कहलाता है वर्चुअल स्फीयर और स्यूडोस्फीयर। तो ये नोट कर लो। क्वेश्चन बनाते हैं फिर। हो गया, चलिए देखो एक और क्वेश्चन। इनफैक्ट स्फीयर्स का बेसिक आपने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा वो क्या होगा? वो होगा आपका प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। मतलब एक स्फीयर को अगर मैं एक प्लेन से कट करूं और उन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दो तो क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। इमेजिन करके देखिएगा, एक स्फीयर को अगर एक प्लेन से कट करेंगे तो क्या बनता है? सर्कल। तो वी आर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, पर उसके पहले एक और क्वेश्चन बेसिक लेवल का। द क्वेश्चन इज लाइक दिस: a point moves so that the ratio of its distance to distance from two fixed point, the ratio of its to distance from two fixed points या from
two fixed points is constant. Two fixed point is constant. Show that the locus is, show that its locus is sphere. Show that its locus is sphere. आया क्वेश्चन समझ में? क्या है? A point moves so that the ratio of its two distance from two fixed point, ठीक, ये जो है from two fixed point is constant. तो आपको ये बताना है कि उस पॉइंट का जो लोकस है वो एक स्फीयर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. द लोकस इज ऑफ स्फीयर. ट्राई करो उस क्वेश्चन को. चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा. द पॉइंट मूव सो दैट रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट. अब देखो इसके पहले एक और बेसिक्स जिसकी जरूरत है हमें. वो बेसिक क्या बोल रहा है? अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2, ठीक. तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? ये जो डिस्टेंस होगा d की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर और z2 माइनस z1 स्क्वायर. तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर दो पॉइंट आपको गिवन है उसके बीच का डिस्टेंस हम ऐसे ही फाइंड करते हैं. तो चलिए अगर ये चीज पता है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. अ पॉइंट मूव सो दैट रेशियो ऑफ इट्स टू डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये जो दो फिक्स पॉइंट है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है. तो ये दो फिक्स पॉइंट को मैं क्या ले सकता हूं? ये दो फिक्स पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर a, 0, 0 एंड माइनस a, 0, 0. भाई मेरे ऊपर है, वो दो फिक्स पॉइंट में कुछ भी ले सकता हूं. तो मैंने a0, 0 और माइनस a0, 0 ले लिया, ठीक. अब जो पॉइंट मूव कर रहा है उसको क्या लूंगा मैं? उसको ले लेता हूं x1 y1 z1. मुझे इसी का लोकस चाहिए, x1 y1 z1 लेके सॉल्व करता हूं. एंड में इसको रिप्लेस कर दूंगा x y z से. लोकस फाइंड करने का यही तरीका रहता है कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए और एंड में उसको जनरल पॉइंट से रिप्लेस कर दीजिएगा. तो डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक. तो पी ए कितना होगा? पी ए हो जाएगा आपका x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और पी बी ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x1 प्लस ए का स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर. ये आ गया पी ए और पी बी. आपसे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट. मतलब पी ए बाय पी बी इट इज अ कांस्टेंट के. पी ए बाय पी बी की वैल्यू जो है रेशियो वो है के, कांस्टेंट जो आपको गिवन है, ठीक. तो क्या करता हूं, अगर पी ए बाय पी बी के है तो पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर. तो सिंपल है ना. पी ए स्क्वायर बाय पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर. अब अगर ये मेरे पास गिवन है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बनेगा? x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x1 प्लस ए का स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. ये आ गया. अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और कॉमन लेते हैं. तो देखिए कॉमन क्या बनेगा? सबसे पहले 1 माइनस के स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर z1 स्क्वायर, ठीक.
ये तो आ गया। और क्या रहेगा आपका, -2a(x1) है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2a(1 - k² x1), ठीक, माइनस माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और क्या आ सकता है, +a², ठीक, 1 - k² = 0। ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये वाला रिलेशन आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 1 - k² से, जो मैंने कहा था आपको कि कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए 1। क्यों, क्योंकि सेम तभी होगा जब मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो स्फीयर के इक्वेशन में ये मैंडेटरी है कि कोएफिशिएंट x², y² और z² का हमेशा सेम आए, ठीक, तभी वो स्फीयर की इक्वेशन होगी। डिवाइडिंग बाय 1 - k², तो क्या मिल गया आपको रिलेशन, x² + y² + z²। और क्या आ गया यहाँ पर, -2a 1 + k² डिवाइडेड बाय 1 - k² इंटू x प्लस, कितना आया था यहाँ पर, a², 1 - k² तो कैंसिल हो गया, तो +a² = 0। दिस इज व्हाट वी गॉट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक। यहाँ पर x1 y1 z1 नहीं लिखो क्योंकि लिख देते हैं डायरेक्ट, डिवाइडिंग बाय 1 - k² एंड रिप्लेसिंग x1 बाय x, y1 बाय y एंड z1 बाय z। तो ये मैं इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सेंटर क्या है इस स्फीयर का, इस स्फीयर का सेंटर आ जाएगा आपका a + 2ux है ना, तो सेंटर हो जाएगा a 1 + k² अपॉन 1 - k², 0, 0, क्योंकि y और z वाला टर्म प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक। और रेडियस आप अकॉर्डिंगली फाइंड कर लीजिएगा, रेडियस आप अकॉर्डिंगली फाइंड कर लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे बना हमसे, ये वाले सवाल में देखो शुरू से, जब भी आपको ऐसे दो फिक्स पॉइंट, कोई भी आर्बिट्ररी फिक्स पॉइंट देता है तो आप अपने मर्जी से a00 एंड -a00 चूज कर सकते हो, 0 a0 एंड 0 -a0, सिमेट्री के लिए ऐसा पॉइंट चूज कर लो। और कुछ समझ में नहीं आता सर, 0 0 1 और 0 0 -1, 1 2 3 -1 2 3, आपके ऊपर है, कोई भी दो फिक्स पॉइंट चूज कर लीजिए। अब वो दो फिक्स पॉइंट का मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, इससे मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या करना था, पीए निकाल लिया, पीबी निकाल लिया, पीए बाय पीबी इसके, अगर इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है तो pa² बाय pb² k² होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फॉर्मूला डायरेक्ट पुट किया, सिंप्लीफाई किया, मैंने क्लियरली देखा कि भाई इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल गई। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और अगर सेंटर पूछेगा तो सेंटर बता दूंगा, रेडियस पूछेगा तो रेडियस बता दूंगा, ठीक। तो इसके साथ जो है हमारा जो बेसिक्स ऑफ स्फीयर है, ये टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक। आगे इसमें और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है जब स्फीयर एक्सटर्नली या इंटरनली टच कर रहा है, प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा किसी स्फीयर को तो क्या इक्वेशन बनती है सर्कल की, ठीक। इसके अलावा दो स्फीयर्स किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या दो स्फीयर ऑर्थोगोनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम देखेंगे ना स्फीयर टॉपिक में, तो यू आर गेटिंग अराउंड 4 5 6 टॉपिक्स, सब टॉपिक, बस वो 4-5 सब टॉपिक्स आप फिनिश कर लीजिए। कंसेप्ट्स मैं समझा दे रहा हूं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एक बार जब ये चीजें कर लोगे तो सिर्फ रिवीजन करना है, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द मैथ्स। इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ा जाता है, ठीक। एनालिटिक ज्योमेट्री, द बेस्ट वे टू स्टडी इज लाइक दिस ओनली। तो चलिए इस सेशन को मैं एंड करता हूं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे स्फीयर में। कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, कि ये लेक्चर में आपको कितना फायदा हुआ। आप बताइएगा किस तरीके से ये लेक्चर आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेरा एम ये है कि बेसिक से शुरू करो। अगर 12th का भी भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ओनली।
ठीक, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वी विल गेट रीच अप टू द लेवल विच इज रिक्वायर्ड बाय यूपीएससी। तो ये हो गया। एक और इंफॉर्मेशन देखो, अगर ये हैंड रिटन वाला आपको पीपीटी चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। दिस इज द टेलीग्राम चैनल AT_UPSC_maths। तो यहां से आप ये हैंड रिटन एनोटेशन वाला पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा 25 अक्टूबर तक के ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट वैलिड होगा। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन द मैथ्स ऑप्शनल बैच यू कैन एनरोल इट बाय 25। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 23 अक्टूबर से। अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट वैलिडिटीज के साथ। इसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। स्टडी IQ वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड लास्ट थिंग, अगर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू जीएस फाउंडेशन को प्रिपेयर करना है तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू, क्योंकि मैंने आपको फीचर्स बताए थे। जहां जहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहां वहां ये कोर्स आपका हेल्प करेगा। ठीक, और जैसे मैंने कहा था दशहरा सेल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज दिस कोड AT_LIFE। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।